हाथ काट दो। धरा अच की बात सुनकर एकदम से चौंक गई। ये मेरा हाथ है, कोई सब्जी नहीं जिसे जब मर्जी काट दो। धरा घबरा गई और उसने जल्दबाजी में कहा, नहीं, मैं इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर जो कि अच की बात सुनकर सदमे में था, उसने जैसे ही धरा की बात सुनी तो उसने एक चैन की सांस ली और धरा को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ा। धरा ने घबराकर जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने जैसे ही इंजेक्शन लगाने के लिए धरा की बाजू पकड़नी चाहिए, उससे पहले ही अच ने उसकी बाजू पकड़ ली और डॉक्टर से सख्त लहजे में कहा, ठीक से लगाना। जी बिल्कुल। डॉक्टर भी थोड़ा डर महसूस कर रहा था। वो कई सालों से अच का डॉक्टर था और उसको एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अच उसके सामने आता था, उसका डर के कारण बुरा हाल हो जाता था। अच ने घबराई हुई धरा को देखा। धरा ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो लगातार अपने लिप्स बाइट कर रही थी। अच ने धरा को खुद के सीने से चिपका दिया और कहा, हिलना मत वरना ज़्यादा दर्द होगा। धरा ने कसकर अच की शर्ट को पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड बाद डॉक्टर ने कहा, हो गया। धरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने आश्चर्य से पूछा, हो गया? लेकिन मुझे तो दर्द ही नहीं हुआ। धरा ने अच को एकदम से छोड़ दिया और डॉक्टर को अपनी चमकती हुई आंखों से देखने लगी। उसने कहा, आप तो कमाल है डॉक्टर। धरा खड़ी हुई और उसने उस डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए। जरूर आपके इन हाथों में ही कोई जादू है। धरा को इस तरह बिहेव करते देख अच हैरान हो गया, लेकिन तब हद हो गई जब धरा ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। अच की आंखों में तुरंत गुस्सा उतर आया। डॉक्टर ने जब अच की आंखों में अंगारे देखे तो उसके पसीने छूट गए। उसने एकदम से धरा से अपने हाथ छुड़ा लिए। अच उस डॉक्टर से काफ़ी जलस हो रहा था। वो डॉक्टर नम का बड़ा भाई दीपक था। वो करीब 33 साल का था और काफ़ी हैंडसम था। नम और दीपक दोनों अच के लिए ही काम करते थे। वो दोनों जाने माने डॉक्टर और रिसर्चर थे। अच ने धरा को पीछे से खुद के करीब खींच लिया और उसके सर को फिर से अपने सीने में दफन कर लिया। धरा उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अच ने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, अगर तुमने अभी हिलने की कोशिश की तो मैं रात को तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच की बात सुनकर धरा एक जगह ही जम गई और उसने जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं की। अच ने दीपक के हाथों की तरफ देखते हुए कहा, आज के बाद तुम मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अच की बात सुनने के बाद दीपक ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और बिना देरी किए वहां से निकल गया। धरा भूत बनी अच में अभी भी चिपकी हुई थी। अच ने खुद को उससे अलग नहीं किया। जब दीपक बाहर निकला तो पूरा रायजादा परिवार से टकरा गया। दीपक को वहां देखकर वो सब डर गए। गीता जी ने दीपक से पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा बेटा ठीक तो है ना? जी, अच बिल्कुल ठीक है। वो तो मैं। दीपक रुका। उसको नहीं पता था कि वो लड़की कौन थी और अच की क्या लगती थी। दीपक ने मन ही मन सोचा, लगता है वो अच की लवर है। जिस तरह से अच उसके साथ बिहेव कर रहा था, उससे तो ऐसा ही लगता है कि वो अच के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दीपक ने कुछ सेकंड अपने शब्दों के बारे में सोचा और कहा, वो अंदर शायद अच की दोस्त है। मैं उसी को देखने आया था। दीपक ने इतना कहा और वहां से निकल गया। अच के दादा ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और गुस्से से घर के अंदर जाने लगे। जैसे ही वो तीनों हॉल में पहुंचे, वहां का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अच के गले में एक लड़की लिपटी हुई थी। धरा ने धीरे से अच से कहा, क्या अब मैं हट जाऊं? अच की नज़र तब तक अपने घर वालों पर पड़ चुकी थी। उसने कहा, हाँ, अब तुम हट सकती हो। धरा जैसे ही अच से अलग हुई तो उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी वो हैरान हो गई।
धरा ने एक एक करके उन सब लोगों को देखा। पहले उसने अच के दादा को देखा जो गुस्से में लग रहे थे। फिर उसने अच की दादी को देखा जिनकी आंखों में धरा को प्यार दिखाई दे रहा था। और लास्ट में उसने अच की माँ को देखा जिसकी आंखों में धरा के लिए घिन दिखाई दे रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 साल पहले थी। धरा ने फिर अच की तरफ अपना फोकस किया। अच बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। धरा ने कभी अच के दादी दादा को नहीं देखा था और ना ही अच ने कभी उसे अपने परिवार के बारे में बताया था, लेकिन उसको देखते ही धरा ने अंदाज लगा लिया था कि ये कौन है। अच के दादाजी का फेस अच से काफी मिलता जुलता था। अच के दादा अच के पास गुस्से से आए और उन्होंने कहा, क्या ये सच है कि तुमने शादी कर ली? जब आपको पता पहले से ही पता है तो पूछने की कोई फायदा नहीं है, अच ने कहा। अच की बात सुनकर विक्रांत जी और भी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या तुम हमें बताना जरूरी नहीं समझते? या तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार कुछ भी नहीं है? कुछ जरूरी कारणों से मुझे ये शादी जल्दबाजी में करनी पड़ी, इसलिए आपको नहीं बता पाया। तुम अच के दादा उसको और भी ज्यादा डांटना चाहते थे, लेकिन अच की दादी ने उनको बीच में चुप कराते हुए कहा, अब क्या इसको डांटते ही रहोगे? पहले ये बीमार है और अब वैसे भी शादी हो चुकी है, इसलिए अब इन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। ये कहकर अच की दादी धरा के पास गई और उन्होंने अपना हाथ धरा के सर पर रख दिए। देखिए ना कितनी प्यारी बच्ची है, अच की दादी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। धरा ने कहा, मैं आप सब के लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर धरा किचन में चली गई। अच की दादी ने विक्रांत जी को पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए कहा, इतना गुस्सा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्या तुम जल्दी मरना चाहते हो? अच के दादा बेशक सबके सामने शेर हों, लेकिन अपनी बीवी के सामने उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती थी। ना चाहते हुए भी उन्हें सोफे पर बैठना ही पड़ा। गीता जी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस धरा को तब से घूरे जा रही थी। जब धरा किचन में गई तो गीता जी भी किचन की तरफ उसके पीछे पीछे जाने लगी। अरे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? अच की दादी ने गीता को आवाज लगाते हुए कहा। क्या तुम्हें भी अच को डांटना नहीं है? नहीं, मैं अच की खुशी में ही खुश हूँ। अगर अच को लड़की पसंद है तो मैंने भी उसको अपनी बहू मान लिया है। मैं उसकी किचन में थोड़ी मदद कर देती हूँ। ये कहकर गीता जी किचन की तरफ जाने लगी। अच की दादी को गीता जी के ऊपर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वो बस अपने पोते के लिए बहुत खुश थी। धरा किचन में जाकर गिलास में पानी डाली रही थी और सुनीता उसके बगल में ही खड़ी थी कि तभी धरा को पीछे से किसी की ताली बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गीता जी अपने दोनों हाथों से ताली बजा रही थी। गीता जी ने सुनीता को गहरी नजरों से देखा। सुनीता समझ गई कि उसको अब यहाँ से जाना होगा। सुनीता के जाने के बाद गीता जी ने धरा की तरफ देखा और कहा, आखिरकार तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में ही फंसा लिया। तुम राजजादा खानदान की बहू बन ही गई। मैंने पहले सोचा था कि तुम एक सीधी सादी लड़की हो जिसे मेरे बेटे से प्यार हो गया है, लेकिन उसकी हैसियत जानने के बाद भी तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली। इसका मतलब साफ है कि तुम मेरे बेटे से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती हो। लानत है तुम जैसी लड़कियों पर। धरा अपने होठों के किनारों से मुस्कुराई और उसने कहा, लानत? लानत तो आपको होनी चाहिए, आपने ऊपर जिसने अपने ही बेटे की अश्लील नकली वीडियो बनाई। धरा की बात सुनकर गीता जी के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वो एक जगह बूंद बन कर रह गई। उसके मुंह से जैसे शब्द निकलने ही बंद हो गए। वो बस अश्चिंता से धरा को ही घूरे जा रही थी। धरा ने तो बस ऐसे ही गीता जी से ये सवाल पूछ लिया था। वो बस उनका रिएक्शन देखना चाहती थी।
गीता जी को ऐसा बिहेव करते देख धरा तुरंत समझ गई कि जैसा उसने सोचा था सच वही था। एक माँ इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकती है? धरा को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अगर आज वो गीता जी के एक्सप्रेशन नहीं देख पाती तो वो हमेशा ही अच को ही दोषी ठहराती। गीता जी का चेहरा पीला पड़ गया था और उन्होंने गुस्से से धरा के ऊपर हाथ उठाना चाहा, लेकिन तभी किचन के दरवाजे की तरफ से आवाज आती है, ये आप क्या कर रही हैं? गीता जी का हाथ हवा में ही रह गया। अभिनव गुस्से में उन दोनों के पास आया। माँ, अगर आप ये नहीं चाहती कि भाई को आपकी असलियत पता चले तो आप यहाँ से चली जाइए और आइंदा से धरा से दूर रहिएगा। गीता जी ने नम आंखों से अभिनव की तरफ देखा। बेटा, मुझे बेटा मत कहिए। अभिनव ने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। गीता जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों के लिए ये कल की आई हुई लड़की ज़्यादा खास हो गई क्या? और तुमने तो बात भी उसको बता दी। माँ, आप जा रही हैं या मैं आपको करतूत भाई को बताऊं? गीता जी ने एक शब्द गुस्से में धरा की तरफ देखा और ना चाहते हुए भी वहां से चली गईं। अभिनव ने गहरी सांस ली और कहा, चलो, तुम्हें सब बाहर बुला रहे हैं। धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। जब धरा बाहर पानी लेकर आई तो अच की दादी ने मजाक करते हुए कहा, बेटा, पानी लेने हरिद्वार तो नहीं चली गई थी? धरा मुस्कुरा दी। विक्रांत जी का गुस्सा भी अभी काफी शांत हो चुका था। उन्होंने धरा को ऑब्जर्व करने के लिए सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए। धरा ने उनके सब सवालों का जवाब बड़े पोलाइट तरीके से दिया। विक्रांत जी को धरा के जवाबों से काफी राहत मिली। अब उनका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका था। विक्रांत जी खड़ा हुआ। चलो अब, उन्होंने अच की दादी और माँ की तरफ देखकर कहा। वो दोनों खड़ी हो गईं और अच की दादी ने अपने साथ आए एक नौकर को कुछ इशारा किया। वो नौकर तुरंत अपने साथ एक बॉक्स लेकर आया। अच की दादी ने वो बॉक्स धरा को देते हुए कहा, बेटा, मैं जल्दी में तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आई हूँ। ये छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। धरा ने उस बॉक्स की तरफ देखा और कहा, दादी, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए आप सबका आशीर्वाद और प्यार ही काफ़ी है। धरा की बात सुनकर गुड्डी जी मुस्कुरा दी। पागल बच्ची, ये शगुन है, इसको तुम्हें लेना ही होगा। धरा ने भी ज़्यादा जिद नहीं की और उसने वो तोहफा ले लिया। अच की दादी ने फिर अच की तरफ देखा और थोड़े गुस्से में कहा, मेरी बहू को ज़्यादा परेशान मत करना और इसको जल्दी ज़्यादा मेंशन लेकर आना। अच ने बस इतना ही जवाब दिया। गीता जी की आंखें उस बॉक्स को देखकर फटी की फटी रह गईं। इस बॉक्स में उनका पुश्तैनी नौलखा हार था। अच की माँ ने मन ही मन सोचा, आज तक इस बुढ़िया ने मुझे तो ये हार नहीं दिया और इस 2 कौड़ी की लड़की को दे दिया। धरा के लिए उसकी नफरत और बढ़ गई। ये लड़की धीरे धीरे करके मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लेगी। अब तो पापा ने भी उसको बहू मान लिया है। अच के दादा ने अच से कहा, मेरे साथ बाहर तक आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। अच ने अपनी गर्दन हिलाई और उनके साथ चला गया। धरा, अभिनव ने धरा को आवाज़ दी। धरा पीछे मुड़ी और उसने अभिनव को देखा। अब वह हॉल में बस अभिनव और धरा ही बचे थे। अभिनव की आवाज़ सुनकर धरा रुक जाती है। क्या हुआ अभी? धरा अभिनव को सवाली नज़रों से देखने लगी। अभिनव ने एक गहरी सांस खींची और कहा, मुझे नहीं पता धरा कि तुम्हें माँ के बारे में कैसे पता चला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भाई को ये सब अभी ना बताओ। वो अभी बीमार है, वो शायद ये सब सहन न कर पाए और गुस्से में कुछ गलत न कर दें। अभिनव की बात सुनने के बाद धरा ने सोचते हुए कहा, क्या कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानती हूँ? हाँ, एक बात है जिसे तुम्हारा जानना जरूरी है। अभिनव रुका और फिर उसने कहा, जैसी वीडियो माँ ने तुम्हें दिखाई वैसी ही वीडियो उन्होंने भाई को दिखाई, लेकिन तुम उसमें थी। व्हाट? धरा ने हैरानी से कहा।
तो अभिनव ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसके फेस पर गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। वो अपनी माँ की करतूतों के लिए काफ़ी शर्मिंदा था। कोई इतना कैसे गिर सकता है, दारा ने मन ही मन सोचा। लेकिन उसने अभिनव को उसकी माँ के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो जानती थी कि गीता जी जैसी भी हो, लेकिन वो अच और अभिनव की माँ थी। ठीक है, मैं अच से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन समय आने पर उनको सब कुछ पता लगना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक उनसे ये बात छुपाना ठीक नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि भाई आपको ज़्यादा टाइम तक गलत समझे, अभिनव ने धरा से कहा। लेकिन इतने में ही यश वहाँ आ गया। यश ने अपनी बाहें उचकाते हुए कहा, कौन किसको गलत समझेगा? आज की आवाज़ सुनकर धारा और अभिनव दोनों सकपका गए। कुछ नहीं भाई, मैं तो बस धारा को ये समझा रहा था कि वो जल्द से जल्द आपको अपना ले, अभिनव की बात संभालते हुए कहा। उसको अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना लिया वही काफ़ी है। और हाँ, उसको तुम धारा नहीं भाभी कहो। यस भाई, आपका हुक्म सर आँखों पर, अभिनव ने चहकते हुए कहा। दारा ने अच के फेस को ध्यान से देखा। आज वो उसको बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अच को अभिनव और दारा का अजीब बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको इतना ज़रूर पता लग चुका था कि ये दोनों ज़रूर उससे कुछ छुपा रहे हैं। तुम जाओ अब यहाँ से, हमें अपना हनीमून पीरियड एंजॉय करने दो, अच ने कहा। तो दारा और अभिनव दोनों उसको हैरानी से देखने लगे। दारा ने मन ही मन सोचा, ये बेशर्म आदमी, इसको कभी शर्म नहीं आएगी क्या? इसको अभी तक नहीं पता कि कौन सी बात कब बोलनी है। और वहीं अभिनव ने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, भाई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आखिर मैं आपका इकलौता भाई हूँ और आप मुझे घर से निकाल रहे हो। इट्स नॉट फेयर। हाँ, तो मेरी न कौन सी 10 बीवियाँ हैं, एक ही है जिसके साथ मुझे कुछ समय बिताना है। ये कहकर अच धारा की तरफ बढ़ गया। उसने धारा की कमर में हाथ डाला और कहा, चलो मेरा बहुत मन कर रहा है। धारा ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसको लगभग उल्टियाँ आने वाली थी। आखिर ये आदमी जताना क्या चाहता है? ये क्या अपने आसपास भी नहीं देख सकता? दारा को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और साथ में गुस्सा भी। उसने अच की तरफ बिना देखे कहा, ये तुम क्या? दारा इतना ही बोल पाई थी कि अच ने उसको बीच में रोकते हुए कहा, ये वो कुछ नहीं, तुमने कल भी मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। आज हम जल्दी करके सो जाएंगे। आज की बातें धारा को कोई सुई जैसी चुभ रही थी। अभिनव, जो कि अभी तक चुप था, वो उनके थोड़ा पास आया और उसने अपने भाई को देखकर कहा, भाई मैं भी यहाँ हूँ। क्या आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है या मुझे सिंगल पर अपने प्यार का एक तमाचा मारना चाहते हो? हाँ, तो मुझे किसने बोला है सिंगल रहने को? अब जाओ यहाँ से और अपने लिए एक लड़की ढूंढ लो। मुझे और अपनी भाभी को अकेला छोड़ दो। फिर अच ने धारा की तरफ देखा, जो गुस्से से जल भुन रही थी। अच ने जल्दबाजी में धारा को कंधे के खींचकर अपने साथ अंदर ले जाने के लिए ले गया। अभिनव ने उन दोनों को जाते हुए देखा और वो बुदबुदाया, भाई मैं जल्दी ही एक सुंदर लड़की ढूंढ लूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा। इसी तरह बड़बड़ाते हुए अभिनव वहाँ से निकल गया। जैसे ही दारा और अच रूम में पहुंचे, दारा ने अच की पकड़ से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई अपने भाई के सामने ऐसी बेहदगी भरी बातें करते हुए? जब करते हुए शर्म नहीं आती तो बोलते हुए शर्म क्यों करे? अच ने एक बार फिर से बेशर्मी से कहा। तो दारा बुरी तरह चिढ़ गई। तुम हमने कब किया? दारा ने अच से पूछा। क्यों भूल गई? 2 साल पहले क्या हुआ था? मैं 2 साल पहले की बात नहीं, अब की बात कर रही हूँ। तुमने ही तो अभी बाहर कहा कि मैंने तुम्हें सोने नहीं दिया। दारा ने अपने हाथ मोड़ते हुए कहा, हाँ तो वो तो सच है, तुमने मुझे सोने नहीं दिया। तुम बहुत
बुरी तरह से सोती हो। तुम्हारी वजह से मुझे कल पूरी रात जागना पड़ा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। तुम्हारा ये दिमाग सच में कितना गंदा है। छी छी। आज की बातें सुनकर धरा का मुंह खुला का खुला रह गया। किसी तरह से आज उसके ऊपर ही सब इल्जाम लगाया जा रहा था। इतने में ही डोर से एक आवाज़ आती है, सर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आज ने उस इंसान को अंदर नहीं आने दिया और वो बाहर ही चला गया। ये सुनकर कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, धरा भी आज के पीछे चली गई। उसको डर था कि कहीं आज की माँ के बारे में तो नहीं उसको कुछ पता चल गया। जब उस एजेंट बॉडीगार्ड ने देखा कि हज के साथ धरा भी आई है तो वो कुछ हिचकियाँ आया और उसने हज की तरफ देखा। हज ने उसको इशारा किया कि जो भी बात है वो बताए। उस बॉडीगार्ड को जैसे ही बोलने का इशारा मिला उसने अपनी बात कहनी शुरू की। बॉस, आपके ऊपर जिसने हमला करवाया है वो और कोई नहीं, आपके पिता की दूसरी बीवी है। ये कहकर बॉडीगार्ड चुप हो गया। धरा उस बॉडीगार्ड की बातें सुनकर हैरान हो गई। उसने हैरानी से हज की तरफ देखा। हज ने बॉडीगार्ड्स को वहां से जाने का इशारा किया। हज ने देखा कि धरा उसको घूरे जा रही थी। हज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, थोड़ा सब्र करो, यहाँ करना सेफ नहीं होगा। और धरा ने हज से कहा, तुम इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी मजाक कर रहे हो। और ये बॉडीगार्ड्स क्या बोल कर गया, तुम्हारा बाप और उसकी दूसरी पत्नी, ये सब क्या है? कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तुम जाकर सो जाओ। हज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूबा हुआ है। लेकिन तुम? धरा ने थोड़ा चिंता करते हुए पूछा। धरा को खुद की चिंता करते हुए देख हज की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मुझे कुछ काम है, मैं स्टडी में जा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम चाहती हो। नहीं, ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा काम बहुत ज़रूरी है। ये कहकर धरा वहाँ से जाने लगी। लेकिन उसकी आंखों में हजारों सवाल थे जो हज से जानना चाहती थी। हज इसी तरह एक हफ्ते तक बिजी रहा। धरा उसको बहुत ही कम देखा करती थी। हज उसके सोने के बाद रूम में आता था और उसके उठने से पहले स्टडी रूम में चला जाता था। वो बस खाने के समय भी उसको देख पाती थी। कभी कभी तो वो खाना भी अपने स्टडी में ही खा लेता था। एक हफ्ते बाद तनु उसी फ्लैट में रह रही थी जो उसको तप ने दिया था। उसको यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो गया था। वो एक हफ्ते से बिल्कुल बाहर नहीं गई थी। लेकिन आज उसका कुछ सामान खत्म हो गया था और तनु उसी को लेने बाहर मॉल तक गई। जैसे ही मॉल से वापस आई उसने अपने दरवाजे के बाहर तब को खड़ा पाया। तब को देखकर काफी खुश हो गई और वो भागते हुए तब के पास गई। तुम यहाँ? तब ने जैसे ही तनु को देखा वो मुस्कुरा उठा। उसने मुस्कुराते हुए तनु से कहा, तुम्हारा एक हफ्ते में कुछ पता ही नहीं था और तुम्हारा नंबर भी मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें देखने यहाँ आ गया। ओके, चलो अब अंदर चलते हैं। तनु ने डोर खोला और तब भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। वैसे तुमने ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैंने सोचा था कि तुम जल्द ही मेरा ऑफिस ज्वाइन करोगी। ओह, मैं कुछ दिन आराम करना चाहती थी। ओके, तब ने कहा, तुम क्या खाना पसंद करोगे? जो भी तुम बना दोगी वही खा लूँगा। तब की बात सुनकर तनु मुस्कुरा उठी। उसने तब के लिए कुछ इंडियन खाना तैयार किया। उसने वो खाना टेबल पर लगाया ही था कि उतने में ही डोर की बेल बजना स्टार्ट हो गई। तनु ने धीरे से कहा, यहाँ कौन आया होगा? बेल और भी ज़्यादा जोर से बजना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि बेल बजाने वाला इंसान कुछ ही देर में दरवाज़ा तोड़कर अंदर ही घुस जाएगा। तनु डोर खोलने जा ही रही थी, इससे पहले तब ने डोर खोल दिया। तनु ये देखने के लिए कि डोर में कौन है तब के पास गई। लेकिन जैसे ही उसने डोर पर खड़े इंसान को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डर के कारण तब के पीछे छुप गई और उसने तब की कमीज को कसकर पकड़ लिया। तब ने दरवाजे पर खड़े
इंसान को देखा और एक एक शब्द पर जोर डालते हुए कहा, राज सचदेवा। राज ने भी तब को वहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने कहा, तब मल्होत्रा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राज तब को वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान था। राज की नज़र फिर तब के पीछे खड़ी तनु पर गई, जिसने कसकर तब की कमीज पकड़ी हुई थी। राज ने तब से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इसको कैसे जानते हो? राज को तब तनु की नजदीकियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तनु की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे पास आओ। तनु ने अब अपनी पकड़ तब की कमीज पर और भी मजबूत कर दी। तब ने जब तनु की पकड़ को खुद पर मजबूत होते हुए देखा तो वो समझ गया कि वो डर गई है। तब ने राज को घूरते हुए कहा, तुम इसको यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। मैं क्यों नहीं? और तुम होते ही कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन हूँ इसका जवाब तुम्हें खुद ही मिल गया होगा जब तुमने मुझे यहाँ देखा। लेकिन फिर भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता देता हूँ कि मैं और तनु रिलेशनशिप में हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। तब की बात सुनकर तनु हैरानी से उसको देखने लगी, लेकिन मन ही मन वो काफी खुश भी हो रही थी। वहीं तब की बात सुनकर राज का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। राज चलकर तब के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने तब को धमकी देने के अंदाज में कहा, देखो तब मल्होत्रा, ये मेरी बंदी है, इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम इसको मुझे दे दो, वरना तुम्हारे लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आहा, तब हंसा और उसने राज की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? और अगर तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर सकते हो तो मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। राज का गुस्सा बढ़ने लगा था। उसने अब बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। जो लड़की उसको पसंद थी वो किसी और से प्यार करती है। प्यार? राज रुका और उसने सोचा, पहले तो तनु ने कभी तब के बारे में जिक्र तक नहीं किया और अब अचानक से उसका प्यार बनकर टपक पड़ा। अगर सच में तनु और तब रिलेशनशिप में होते तो तनु इसका जिक्र जरूर करती। आखिर तब मल्होत्रा कोई आम इंसान नहीं था। राज ने शक भरी निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा और तनु से कहा, पहले तुम्हारा ये प्यार कहाँ गया था? तुमने पहले मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? तनु उसका सवाल सुनकर और भी ज्यादा डर गई और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तनु ने अपने होठों को काटना स्टार्ट कर दिया। तनु ने फिर राज के पीछे खड़े हट्टे कट्टे गुंडों की तरफ देखा। वो बहुत सारे थे। तनु ने मन ही मन सोचा, अगर राज मुझे यहाँ से ले जाना चाहे तो बड़ी आराम से ले जा सकता है। ये सोचकर तनु और भी ज्यादा घबरा गई। जब राज ने देखा कि तनु उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही तो वो खुश हो गया, क्योंकि उसको एहसास होने लगा था कि तनु और तब जरूर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तब ने राज की बात का जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। हम दोनों एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, लेकिन ये तुम्हारी ही मेहरबानी है कि हम दोनों मिले। हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और अब तो। तब रुका और उसने तनु को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और अब तो तनु मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तब की बात सुनकर तनु को एकदम से खांसी आ गई। तब ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, ध्यान रखो खुद का। अब तो तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा भी है। तनु ये समझ चुकी थी कि तब उसको ही बचाने के लिए बोल रहा है, फिर भी उसको ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। जब राज ने तब की बात सुनी तो एक जगह जम गया। उसको लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो तनु को सच में काफी पसंद करने लगा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और उसने अपने पीछे खड़े आदमियों से कहा, इस लड़की को पकड़ लो। राज की बात सुनकर वो गुंडे तब की तरफ बढ़ने लगे। तनु बहुत ज्यादा डर गई थी। उसको इसी चीज का डर था। तब बस अकेला था और वो गुंडे 10 से भी ज्यादा थे।
तब ने तनु को खुद से दूर हटाने को कहा और वो खुद उन गुंडों से भिड़ गया। कुछ देर तक तो तब उनसे लड़ता रहा, लेकिन वो उन गुंडों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उन गुंडों से जल्द ही तब को पकड़ लिया। तब की बॉडी से खून निकलने लगा था। सच में उन गुंडों ने उसे बहुत ज्यादा मारा था। तनु का दिल सहम गया। वो दौड़कर तब के पास जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही राज ने उसको पकड़ लिया। तनु चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, गंदे इंसान, छोड़ो मुझे। तब ने भी राज की बात तरफ गुस्सा करते हुए कहा, राज छोड़ो उसको, अगर तूने उसको नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो किसी ने आज तक किसी क्रिमिनल का नहीं किया होगा। हा 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 हा। राज हंसा, तुम्हारी खुद की हालत खस्ता है और तुम मेरी हालत खराब करने की बात कर रहे हो। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उनके कानों में एक आवाज़ आती है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है। सब लोग इस तरफ देखने लगते हैं जहाँ से आवाज़ आई थी। तनु ने एकदम से कहा, धरा। तब भी वहाँ धरा को देखकर परेशान हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई? मैं वो तनु से मिलने आई थी, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें इतनी ज़्यादा चोटें कैसे लगी और ये कौन लोग हैं? धरा भी थोड़ा घबरा गई। धरा की नज़र जब जाकर राज पर पड़ी, जिसने तनु को पकड़ा हुआ था। अब जाकर उसको कुछ समझ आने लगा था। वो जल्दी से चलकर राज और तनु के पास गई। उसने अपने साथ लाए सामान को नीचे रखा और तनु के हाथ को राज की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या? जैसे ही धरा ने तनु के हाथ से राज के हाथ को अलग करना चाहा, राज ने तुरंत ही तनु का हाथ छोड़ दिया। राज की नज़र बस धरा पर टिकी हुई थी। राज के साथ आए गुंडों में से एक ने पूछा, बॉस आप ऑर्डर दीजिए, हम इस लड़की को भी अभी पकड़ लेंगे। धरा ने जैसे ही उन गुंडे की बात सुनी तो उसने उसको धमकाते हुए कहा, हाथ भी लगा कर दिखाना। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगती है।